हेलो एंड वेलकम बैक। इनोशन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है। हमने 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए, 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा अध्याय जो है वो आपका है चुनाव और प्रतिनिधि। तो इस अध्याय में हम पूरा का पूरा अध्याय अच्छे से समझेंगे, सारे महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है उन्हें लिखेंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर किस तरीके से लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। प्लस एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम एंड में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो एंड तक देखना है और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस वीडियो में समझाए जा रहे हैं वही आपके क्वेश्चन आंसर में पूछे जाने वाले हैं और वही आपको लिखना है। चैप्टर से इम्पोर्टेंट जितना भी है वो सारा इस वीडियो में डाल दिया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी अपने बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको बस ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको फटाफट अपनी नोटबुक में लिखते हो जाना है और एक भी मिनट वीडियो का मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। चुनाव और प्रतिनिधि। देखिए, चुनाव आप जानते हैं, चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, ठीक है। तो चुनाव जो है और प्रतिनिधि कौन होता है? प्रतिनिधि जो चुनाव चुनाव जिसके लिए करते हैं और जिसको चुना जाता है वही प्रतिनिधि बन जाता है। तो ये दो मुख्य चीजें रहने वाली हैं, ये चैप्टर का आपका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं, चुनाव क्या है। तो आपका जो पहला मुख्य बिंदु है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसी को हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिनिधि क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सदस्य में संसद या विधानसभा किसी के लिए भी चुनाव हो सकता है, तो जिसका चुनाव करके सरकार में भेजती है उस व्यक्ति को हम प्रतिनिधि कहते हैं। आपको समझ में आ गया? यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस विधि के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे वो चुनाव बन जाएगा और जिसको चुना गया है और चुन के सरकार में भेजा गया है वही हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा। सिंपल। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा दैनिक जीवन के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेती थी, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि खुद हम जाकर, हम किसी प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं बल्कि हम खुद अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? पहली बात तो चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव होगा किस पे? जब हम अपनी अपनी राय दे देंगे और हमें एक 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 समाधान पे पहुंचना है, उसके लिए हम शायद चुनाव कर सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहा है। यानी कि हम खुद जाकर रोजमर्रा के जितने भी हमारे फैसले हैं उसमें भागीदारी दिखा रहे हैं और फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जो कि कम जनसंख्या में ही पॉसिबल है। तो ये याद रखना है आपको कि कम जनसंख्या होगी तभी ये पॉसिबल है। और ये प्राचीन समय में होता था, लेकिन आज के समय में जब इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक जाकर के भागीदारिता दे सके? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज के टाइम पे जो लोकतंत्र होता है उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग ले नहीं सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि चुनाव और लोकतंत्र, चुनाव का और लोकतंत्र का क्या संबंध है। तो चुनाव और लोकतंत्र का सीधा संबंध है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है और चुनाव के लिए चुनाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लोकतंत्र चलाना है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है और चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है ना। यही तो बताया। उसके बाद की बात करते हैं कि भारत में चुनाव व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियमों, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों की को सूचीबद्ध किया गया है। स्वायत्त यानी कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, आजाद है, उसकी अपनी अथॉरिटी है, ऑटोनॉमी है। लेकिन वो आजाद कब तक है उसका भी एक दायरा है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। तो ये आपको पॉइंट लिख लेना है कि विधान भारतीय संविधान में चुनावों के लिए मूलभूत नियमों, कानूनों एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का नियम का काम विधायिका को दे रखा है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है उसमें
कार्य करती है। उसके बाद है चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्य प्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक है। उसके बाद चुनाव आयोग क्या है। ठीक है। तो चुनाव आयोग भारत में क्या है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसके 3 मुख्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, टोटल कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक मेन होगा और 2 उसके सहयोगी होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। तो चुनाव के देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री सुकुमार सेन थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। तो इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाले विजय होगा, चाहे जीत का अंतर एक वोट ही क्यों ना हो। ये बात याद रखिए कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा और वही प्रतिनिधि बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या, लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यताएं क्या है। ठीक है। तो उस पर जरा एक नजर मार लेते हैं कि वह सबसे पहले जो भी व्यक्ति संविधान या लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, आप भी आगे चल के हो सकता है कि आप संविधान या विधानसभा का सदस्य बनना चाहें, तो आपको याद रखना है कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम 25 वर्ष तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। उसके बाद लाभ के पद पर आप ना हो। लाभ के पद से यहाँ पे क्या मतलब है कि आप गवर्नमेंट की किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पागल या दिवालिया ना हो, है ना, आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी अपराध आपने नहीं किया होना चाहिए, या आपको कोई सजा अगर सुना दी गई है या आप कोई अपराधी ठहरा दिए जा चुके हैं, तो आप इस प्रतियोगिता में आप बिल्कुल भी भागीदारी नहीं दे सकते। उसके बाद है लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व है। चुनाव व लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये आपको बताया जा चुका है। आज विश्व में से 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहाँ लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना, चुनावों की तिथि, आवेदन करना, नाम वापस लेने की तिथि, चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना, ये सारा जो काम है ये कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। ठीक है। मतगणना करना, यानी कि जो मत डाले गए हैं आपके द्वारा, जो वोटिंग हुई है उसकी गणना यानी उसकी गिनती करना, चुनाव परिणाम घोषित करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदाता केंद्रों की स्थापना, ये सभी चुनाव आयोग का काम है। उसके बाद है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का वो कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। क्या ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि इस प्रणाली में क्या होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं, मान लीजिए 3 पार्टी हैं, मैं मोटे तौर पे नाम लूं, कांग्रेस है, बीजेपी है, और मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, और कोई समाजवादी पार्टी है मान लीजिए। तो वो क्या करेगी, ये तीनों पार्टियां क्या करेंगी कि अपने प्रत्याशियों की एक सूची बनाएंगी, प्राथमिकता की एक सूची बनाएंगी, और फिर क्या करेंगी, उस सूची में से वो किन लोगों को प्राथमिकता देना चाहती है उनको चुन लेगी, और उसमें से फिर जितनी सीटें, मान लीजिए 10 सीटें उसे दे दी गई है, तो अपने प्रतिनिधियों को उन 10 सीटों में से कहाँ से किसको चुनाव लड़ना है वहां पे निर्धारित कर देगी। तो ये इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। ये आपको समझ आ चुका। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। जैसे इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को
राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दी जाती है। दूसरा प्रकार जो है वो अर्जेंटीना व पुर्तगाल में है, जहां पूरे देश में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में उसको बांट दिया जाता है। तो ये दो तरह की प्रणाली होती है, ठीक है। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया, है ना। तो ये जान लेना है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा वोट होगी सरकार उसी की बनेगी, जिसको जीत मिली है सरकार उसी की बनेगी, ठीक है, यही होता है ना। तो ऐसी प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया, उसका क्या कारण था। तो यह प्रणाली सरल है, पहला कारण कि ये सरल है, और उन मतदाताओं के लिए है जिन्हें राजनीतिक एवं चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे लिए ये शासन व्यवस्था एक नई शासन व्यवस्था थी, इसलिए हमने इस प्रणाली को अपनाया, क्योंकि जो हमारे उस टाइम के राजनीतिज्ञ थे, जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व थे, मतदाता थे, उनको उस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो इसलिए हमने ये सिंपल थी, सरल थी समझने के लिए, तो इस एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, ठीक है, कि आप ए पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आप बी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, या ए पार्टी के किस कैंडिडेट को आप चुनना चाहते हैं, तो आपके पास पूर्ण तरीके से आपके पास स्पष्ट विकल्प होता है। दूसरे अगला जो महत्वपूर्ण लास्ट हमारा अंतिम बिंदु है वो है देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है, ठीक है। आपको पार्टी के हिसाब से वोट नहीं करना, आपको उम्मीदवार को देखते हुए मतदान देना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे अवसर भी प्रदान कराता है, और साथ ही साथ ये सरल है, इसलिए हमने जीत की प्रणाली को स्वीकार किया। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। तो आपको क्या समझाया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, आरक्षण से आपका क्या है यहाँ पे कि वोटिंग में निर्वाचन आरक्षण कैसे होता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन इन इलेक्शंस वो क्या होता है वो समझा रहे हैं आपको कि भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, ठीक है, सबका प्रतिनिधित्व समान हो चुके, इसलिए तो ये आरक्षण दिया गया, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित है, ठीक है। यानी आरक्षित जो सीट जिसके लिए है वही व्यक्ति वहां पे जाके, उसी समुदाय का व्यक्ति जाकर वहां पे खड़ा हो सकता है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। भारतीय, ये मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार है। यानी कि आप स्त्री है या पुरुष हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के हैं तो आपको आपको नागरिकता का और मत देने का संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। उसके लिए आपको मतदाता सूची में अपना नामांकित कराना पड़ता है। उसके बाद चलिए अगले पॉइंट पे, चुनाव सुधार। तो चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने का प्रतिबंध, या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना। तो ये आपको बताया गया है कि चुनाव को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे के पूरे संसार में जितनी भी चुनाव प्रणालियां हैं, यहाँ पे हम एकमात्र प्रणाली को देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रणालियां हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रणाली में से कोई एक अच्छी है? नहीं, सभी में कोई ना कोई खामियां होती हैं। हमें क्या करना है, हमें उसे निरंतर उसको सुधार उसमें करना है। और करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें उनके प्रतिनिधित्व पर उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी प्रत्याशी है, उनके लिए हमें कुछ शिक्षा व्यवस्था निर्धारित कर देनी चाहिए। यानी कि
मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट होके आ जाइए, आप कम से कम इस लेवल तक पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो शायद हमारे चुनाव व्यवस्था में काफी सुधार हम देखने को हमें मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद चुनाव प्रणाली की विशेषता क्या है? तो भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपना रखा है। इसकी विशेषता है कि ये सरल है, प्रतिनिधित्व जनता के लिए जवाबदेह होता है, यानी कि अगर आप जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको चुन के भेज रहे हैं, इलेक्ट करके भेज रहे हैं, उससे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपको जवाब देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो ये आपका एक हक है और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए भारत के सक्रिय नागरिक होने के नाते। उसके बाद है मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी कि आपको पता होगा आपके गली मोहल्लों में जब भी इलेक्शन होते हैं तो कोई ना कोई प्रत्याशी जो खड़ा हो रहा होता है वो हाथ जोड़कर आता जरूर होगा 5 सालों में, चाहे एक बार क्यों ना आए, पर वो आता है ना। ये पावर कौन देता है आपको? ये संविधान देता है, ये चुनाव देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? ठीक है, इसमें उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें खर्च कम आता है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल भी मिलता है। ठीक है, तो ये थे विशेषताएं, लेकिन अब हम देखते हैं कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? कि धन का अधिक व्यय, यानी खर्चा ज्यादा होता है। वोटों को खरीदा जा सकता है और जाता है। दूसरा है झूठा प्रचार होता है ना। कई बार बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो बोलते हैं आप पहले चुन लो फिर कर देंगे, और एक बार चुनने के बाद फिर कौन देख रहा है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो अगले 5 साल तक के लिए सिलेक्ट इलेक्ट हो चुके हैं ना। तो ये हमारे चुनाव प्रणाली के दोष भी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? सांप्रदायिक हिंसा भी होती है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है, जाति के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। उसके बाद आपराधिक अपराधियों का प्रवेश भी होता है। ठीक है, बहुत सारे अपराधी जो होते हैं वो अपने अपराधों के बल पर, अपने पैसों के बल पर चुनाव लड़ लेते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ये है हमारी चुनाव प्रणाली की कुछ दोष। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इस अध्याय को पूरा हमने कवर कर लिया है और जितने भी मुख्य बिंदु थे वो सारे हमने लिख लिए हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है और आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आपको ये सारे बिंदु अपने नोटबुक में लिख लेने हैं और इन्हीं नोटबुक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बीच बीच में ये भी बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको और नहीं बताया जाएगा। आपको एक बार पूरा कोर्स होते ही हम एक एक चैप्टर के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सबकी प्रैक्टिस कराएंगे, आंसर लिखने का तरीका बताएंगे जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। और भूलिए मत, ये 11th क्लास आपके 11th क्लास के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप 12th के लिए ट्रेन हो रहे हैं, जो आपकी बोर्ड्स होने वाले हैं और जिसके जो अंक आप अर्जित करते हैं, जो आप परसेंटेज लेके आते हैं, वो आपका भविष्य निर्धारित करती है। तो उस हिसाब से ये वीडियो आपके लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आप इसको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपका समय व्यर्थ होगा, नहीं। ये आपके समय को बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया, आई एम डैम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और एक्साइटेड रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू।